भाई मैं बोलता है ठीक है पर करे बोलतो मैं। नमस्कार, मेरा नाम वेदांत सर है। मैं जेडबी पाटिल हिंदीतून बोलणार आहे, मी नवीन सांगतो। ओके, नमस्कार, मेरा नाम वेदांत सर है। मैं जेडबी पाटिल महाविद्यालय धुले से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75 साल हुए आज़ादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं। 75 साल हुए आज़ादी को, चलो आज फिर एकता दिखाते हैं। मिलकर आज़ादी का अमृतोत्सव मनाते हैं। साथियों, इसी पंक्तियों के साथ मैं आप सभी लोगों को आज़ादी की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत सरकार इस साल को आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को भारत आज़ादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। साथियों, बीते 75 सप्ताह से सरकार इस समय को आज़ादी का अमृतोत्सव मना रही है। साथियों, इसके पीछे उद्देश्य हमारे इतिहास के पन्नों को पीछे उलट कर देखना है। इतिहास में 1857 से लेकर के 1947 तक किस तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को, सबको हमको उसके बारे में बताना है। हमको उनको बताना है कि किस तरीके से भगत सिंह हुआ करते थे। हमको उसको बताना है कि किस तरीके से बापू हुआ करते थे, किस तरीके से नेताजी हुआ करते थे, किस तरीके से सावरकर हुआ करते थे। हमें उन युवाओं को बताना है क्योंकि उन्होंने आज़ादी की कीमत अभी तक नहीं देखी। साथियों, आज़ादी के बाद जब आज़ादी के नायकों ने आज़ाद भारत का सपना देखा था, हम किस तरीके से आज उस उपलक्ष्य में कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बताने आए हैं। साथियों, आज़ाद भारत का सपना पूरा होने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इस देश की हर एक मिट्टी, इस देश का हर एक टुकड़ा आज़ादी के क्रांतिकारियों के खून से सींचा गया है। साथियों, हमें आज़ादी भीख में नहीं मिली, हमें अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा था। साथियों, एक भगत सिंह थे जो उनका लड़ा केवल पंजाबी और सिखों के लिए नहीं था। बापू का लड़ा केवल गुजरातियों और बनियों के लिए नहीं था। एक नेताजी हुआ करते थे, उनका लड़ा बंगालियों के लिए नहीं था। सावरकर हुआ करते थे, उनका लड़ा महाराष्ट्रियों के लिए नहीं था। उनका लड़ा अपनी मातृभूमि के लिए, देश के लिए, वतन के लिए और स्वतंत्रता के लिए था। और इसके लिए उन्होंने अपने त्याग को, बलिदान को न्यौछावर कर दिया। आज हमको उसी बारे में चर्चा करनी है कि क्यों उन्होंने अपने तारुण्य को पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान कर दिया। क्या उनके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि अपनी युवावस्था का उपभोग करे, अपने युवावस्था में खुशियों का, सुखों का उपभोग करे? नहीं, उन्होंने अपने युवावस्था को, अपने पूरे जीवन को देश के लिए समर्पण कर दिया, देश के लिए न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत की आज़ादी था। साथियों, आज भारत जो 75 साल पूरे कर चुका है, वह उसके 75 साल पहले की घटनाओं का जोड़ है। साथियों, आज़ादी का सपना पूरा करना केवल सपना नहीं था, ब्रिटिशों के चंगाल से भारत को छुड़ाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। आप कल्पना कर सकते हैं, ब्रिटिश आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया को 25 से 30% तक प्रभावित करती थी, और जब वह छोड़ के गए तो वह केवल 3 से 5% तक हो गई थी। ब्रिटिशों ने इस सोने की चिड़िया भारत के पंखों को लूट के खा गए और हमारे नायकों को कंगाल बना करके चले गए। साथियों, यही पैदा होने वाला कच्चा माल वो बाहर बेचते थे और वो बाहर महंगा माल हमारे नौजवानों को खरीदना पड़ता था। हम अपने ही देश में गुलाम हो गए थे। क्यों जरूरत पड़ी हमें आज़ादी की? साथियों, 75 साल पहले घटी हुई इस घटनाओं का जब हम विचार करते हैं तब हमारे आंखों से पानी आता है। ये केवल एक घटना नहीं थी। आज़ादी की कल्पना करना उस समय में कितना बड़ा गुनाह था। उठा करके सीधे जेल में डाल दिया गया। साथियों, एक सरदार भगत सिंह, बापू, सावरकर, टीलर, मंगल पांडे, न जाने ऐसे कितने क्रांतिकारी होंगे जिन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने बलबूते से देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया। साथियों, इन बीते 75 सालों में देश ने कई नई उपलब्धियों को हासिल किया है। साथियों, 1857 से लेकर के 1947 के बीच में चले संग्राम के बाद जब ब्रिटिश देश को छोड़ के गए थे तो देश की अर्थव्यवस्था का पूरा बोझ उड़ गया था।
देश में खाने के लाले पड़ गए थे। हमारा देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। 562 संविधान, 562 झंडे, आप सोच सकते हैं। लेकिन एक सरदार पटेल थे जिन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोया और अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। साथियों, यह देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का था। लेकिन ऐसा दुनिया में एक भी देश नहीं होगा। सरदार साहब के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने देश को पूर्ण गणराज्य बनाते हुए देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसके माध्यम से हजारों भाषाएं, व्यवस्थाएं, पंथ, पोषण और संस्कृतियां होने के बावजूद देश एक संघ बना रहा और एक साथ खड़ा रहा। बीते 75 सालों में देश ने आईटी क्षेत्र में नई क्रांतियों को हासिल किया। देश ने रेलवे की राष्ट्रीयकरण को राष्ट्रीयकरण किया। साथियों, एक ऐसा वक्त भी था जब देश में 2 वक्त के खाने के लाने पड़ गए थे। श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त देश के वासियों को कहा था जब अमेरिका से हमें गेहूं मंगाना पड़ता था, देश में गेहूं की आपूर्ति भी नहीं हुआ करती थी, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के किसानों को जय जवान जय किसान का नारा दिया। और जो अमेरिका ने हमें गेहूं देने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि देशवासी एक वक्त का अनाज न खाए। देश ने उनकी बातों को स्वीकार किया और आज स्थिति यह है कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के माध्यम से प्रगति करता हुआ भारत पूरी दुनिया को अनाज का सप्लाई कर रहा है। पूरी दुनिया में उस वक्त भारत शुगर इंडस्ट्री में भी सबसे पीछे था। आज दुनिया की सबसे बड़ी शुगर इंडस्ट्री के तहत भारत बन के उभरा है। साथियों, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए आईआईटी का निर्माण हो, एयर इंडिया का निर्माण हो, इन सब का तर्ज पर भारत खड़ा होता है। साथियों, 1962 की लड़ाई में जब चाइना के लोग ऑटोमेटिक गन से हम पर फायर कर रहे थे और हमारे पास उन पर फायर करने के लिए सादी मशीनरी गन थी। साथियों, रेजांगला के युद्ध में फिर भी हमारे जवानों ने उससे डटकर सामना किया। लेकिन आज ऐसी चीज नहीं है। आज हमारा देश ब्रह्मोस के साथ ही साथ ऐसे खतरनाक हथियारों से लैस हो चुका है। अगर कोई हमको आग दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण परमाणु चार्ज करते हुए दुनिया को दिखा दिया भारत भी एटॉमिक बॉम्ब के भारत भी अपनी स्वयं की रक्षा करना जानता है। साथियों, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करते हुए इसरो के माध्यम से भारत ने चांद्रयान, मंगलयान की जैसी कई उपलब्धियां हासिल की जो दुनिया ने कभी भारत से सोची भी नहीं थी। आप लोगों को यह सुनना एक बड़ा विचित्र लगता होगा, लेकिन एक ऐसा समय हुआ करता था जब देश को गरीबों का, अज्ञानियों का, भुखमरियों का देश समझकर मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जिस ब्रिटेन ने हम पर राज किया, आप कल्पना कर सकते हैं, उस ब्रिटेन ने जिसने हमारा अर्थव्यवस्था को लूटा, हाँ, उसी ब्रिटेन के अर्थमंत्री भारत के वंश के। आप समझ सकते हैं, जिस ब्रिटेन ने भारत की संरक्षण व्यवस्था को तबाह कर दिया, आज उसी ब्रिटेन के रक्षा मंत्री प्रीति पटेल मैम भारत के वंश की है। आप समझ सकते हैं भारत ने किस तरीके से प्रगति की है। साथियों, जिस दुनिया ने भारत को अज्ञानियों का देश समझकर लूटा था, आज वह देश गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब भारत के। साथियों, भारत को अज्ञानियों का देश, बुजुर्गों का देश बोला जाता था। आज दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की जो बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, जो दुनिया में बहुत बड़े ऑनलाइन पैमाने पर विद्यार्थियों को ट्यूशन दी गई, जहां पर उनके कोरोना में बहुत बड़े कार्य हुए, उस माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नाडेला साहब भारत के। साथियों, जिस ट्विटर के माध्यम से बहुत बड़े बड़े राजनेता अपने विचार व्यक्त करते हैं, ऑफिशियल विचार आते हैं, उस ट्विटर के सीईओ पराग साहब भारत से है। साथियों, भारत ने पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को मुक्त कराने पर भारत ने अपनी पूरी शक्ति को दुनिया को दिखा दिया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या भारत को एक गरीबों का देश समझा जाता था, टॉलीवुड के तर्ज पर आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा निर्माण इस देश में हुआ है। साथियों, टेस्ट ट्यूब में भी दुर्गा का निर्माण हो या दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का निर्माण हो, इस देश ने कर दिखाया। साथियों, दुनिया ने भारत को आज आशा की नजरों से देख रहा है। देश में कंप्यूटर, इंटरनेट का नया दौर आ गया है। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत का है।
साथियों, दुनिया की सबसे पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत भारत में निर्मित है। थोरियम से निर्मित परमाणु बम बनाना आज भारत सीख गया है। जो लोग भारत का मजाक उड़ाया करते थे, आज भारत के बच्चे वहां जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लंके की चोट पर डंका भी बजा रहे हैं। साथियों, भारत के सर्व शिक्षा अभियान के तहत बीते 75 सालों में विद्यार्थियों की शिक्षा पर ध्यान दिया। देश ने ऐसी 2-4 उपलब्धियों को हासिल नहीं किया, बल्कि हर एक क्षेत्र में देश ने किसान के क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपने लंके की चोट पर डंका बजाना जरूरी समझा और देश ने वह किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। आप याद करिए, एक समय हुआ करता था जब देश को दवाइयां दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती थी, हमारे पास उपयुक्त दवाइयां भी नहीं हुआ करती थी। और जब कोरोना का समय आया तो हमारे ही देश में निर्मित कोवैक्सीन का 130 करोड़ देशवासियों के साथ ही साथ पूरी दुनिया को सप्लाई किया। सिर्फ कोवैक्सीन नहीं, उसके साथ ही साथ अन्य 3 वैक्सीन का निर्माण भी अब तक देश में किया जा चुका है। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारत अगर अपने आत्मनिर्भर भारत को ठान ले तो वह कुछ भी करने में सक्षम है। देश हर क्षेत्र में, हर स्तर पर अब कामयाब हो चुका है। यह बीते भारत की 75 सालों की उपलब्धियां, और यह 75 सालों की उपलब्धियां हमें केवल यही नहीं गिनानी है, हमें देश के उन क्रांतिकारियों का स्मरण भी करना है जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान किया था, उनको न्यौछावर किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने किया वह हमने नहीं देखा, लेकिन हम खुशनसीब है कि हम 75 साल की वर्षगांठ मना रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब देश अपनी 100वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहा होगा तो हमारे ही सामने बैठी युवा पीढ़ी देश को एक उज्जवल नेतृत्व दे रही होगी, देश को एक विकास की सक्षम सौगात दे रही होगी। ये मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। 75 सालों की उपलब्धियों को हम 75 संकल्पों के साथ कहने चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद।